अमाइन। इस चैप्टर में सबसे पहले अपन अमाइन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अमाइन बच्चों 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। हमें कैसे पता चलेगा, तो बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। अगर एक एल्काइल ग्रुप हो और NH2 हो, RNH2, यह है 1 डिग्री अमाइन, और 2 एल्काइल ग्रुप हो और NH हो, तो ये RNH और R, ये 2 डिग्री अमाइन हुआ। और अकेला नाइट्रोजन और उस पर 3 एल्काइल ग्रुप हो, तो वो हो गया 3 डिग्री अमाइन। तो बच्चों बताओ अमाइन कितने टाइप का हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। शॉर्टकट में आइडेंटिफाई करने का तरीका, NH2 है तो 1 डिग्री अमाइन, NH है 2 डिग्री अमाइन, और अकेला नाइट्रोजन है तो 3 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री में अल्काइल ग्रुप कितना होता है, 1। 2 डिग्री में अल्काइल ग्रुप कितने होते हैं, 2। और 3 डिग्री अमाइन में अल्काइल ग्रुप कितना होता है, 3। अब बात करते हैं अपन नोमेनक्लेचर की। सबसे पहले मैं कॉमन नेम बताऊंगा। अगर मुझे अमाइन का कॉमन नेम देना है तो 1 डिग्री का होगा अल्काइल अमाइन। 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप आते हैं, इसीलिए अल्काइल अल्काइल अमाइन। और 3 डिग्री में 3 होते हैं, इसीलिए अल्काइल 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 अमाइन। देखते हैं अपन कॉमन नेम, ये कॉमन नेम की लिस्ट है। तो ये रहा इथाइल अमाइन, ये अनब्रांच है और 3 कार्बन है, इसीलिए एन प्रोपाइल अमाइन, ये 3 कार्बन है और ये फ्री वैलेंट है, इसका मतलब आइसोप्रोपाइल अमाइन। और ये 2 डिग्री अमाइन है, तो यहां पर अल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इथाइल मिथाइल अमाइन। ये 3 एक ही हैं, एक ही टाइप के हैं, तो ट्राई मिथाइल अमाइन। और ये जो है, इसका जो नाम यहां नोट किया हुआ वो देखो आप, एन एन, ये रहा एन, डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन, एन डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन। इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि ब्यूटाइल डाई इथाइल अमाइन, ये भी आप बोल सकते हो उसको। ये जो ग्रुप होता है, इसको याद होना चाहिए सब बच्चों को, इसको बोलते हैं एलायल, तो नाम हो गया एलायल अमाइन। और जब 2 NH2 हो और बीच में CH2 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 हो, तो इनको काउंट कर देते हैं, तो ये हो गया हेक्सा मिथाइलिन, क्योंकि CH2 है, तो हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब बात करेंगे अपन एरोमेटिक के कॉमन नेम की। इसको अपन एनिलीन बोलते हैं। और जब एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर यहां CH3 हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो टालुडिमीन। फिर ये हमारे पास है पैरा ब्रोमो एनिलीन, और इसका अपन यहां जो नोट किया हुआ वो भी सही है, और दूसरा नाम भी अपन दे सकते हैं। पहले यहां वाला डिस्कस कर देते हैं। नाइट्रोजन तो NN डाई मिथाइल, ये रहा NN डाई मिथाइल एनिलीन, या फिर अपन कह सकते हैं यहां पर डाई मिथाइल फिनाइल अमाइन, डाई मिथाइल फिनाइल अमाइन। अब बात करेंगे IUPAC की। ये रहा IUPAC। IUPAC में अमाइन का सफिक्स क्या होता है, अमाइन। ये रहा हमारे पास, बहुत अच्छे से देखना आप, इथेन अमाइन 1 2 और 3, प्रोपेन 1 अमाइन, ये रहा प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। अब ये हो गया स्मॉल ग्रुप, पहले आएगा एन मिथाइल इथेन अमाइन, एन मिथाइल इथेन अमाइन। अब इसमें किसी को भी बना लो, NN, ये रहा NN डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, ये रहा NN डाई मिथाइल मिथेन अमाइन। अब इसमें क्या होगा, ये स्मॉल ग्रुप है, ये एल्काइल बनेंगे, तो NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन। इसमें बताओ, अब ये PCC हो गया। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से या यहां से, यहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है और यहां मल्टीपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। ये रहा 1 2 और 3, तो ये रहा प्रोप 2 इन 1 अमाइन। और इसमें PCC कितने कार्बन की है, 6,
1 और 6 पे अमाइन है, इसलिए हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। आगे चलते हैं। ये जो एनिलीन है इसका आईयूपीएसी नाम एनिलीन भी है, ध्यान रखना, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका नाम तो बेंजामाइन होगा। बिल्कुल सही है, बेंजामाइन तो होगा ही, साथ में एनिलीन भी आईयूपीएसी ही नाम है, ध्यान रखना। और अगला देखें आप, ये है 2 अमीनो टोलुइन। 2 अमीनो टोलुइन, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हो गया 4 ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो बेंजामीन। और ये तो वही सेम नाम हो गया, एन एन डाई मिथाइल बेंजामाइन या एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन। फर्स्ट मेथड है अपने पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल, palladium and platinum, and also by reduction with metal in acidic medium। जो नाइट्रो कंपाउंड है उसका रिडक्शन यदि अपन निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन से हो तो वो आराम से अमाइन में चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये एनसीईआरटी में ये लाइन भी है कि अगर आप मेटल प्लस HCl लें तब भी नाइट्रो ग्रुप है वो अमाइन में चेंज हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम सब अब अंडरलाइन कर रहे हैं इसका, कि रिडक्शन विथ आयरन स्क्रब एंड HCl, ये वाला is preferred because FeCl2 form gets hydrolyzed to release HCl during the reaction। मतलब इन सब में अगर नाइट्रो को अमाइन में चेंज करना है तो बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा है, Fe प्लस HCl। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि इसमें जैसे ही रिएक्शन होगी और FeCl2 बनेगा, उस FeCl2 का फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा और दोबारा HCl रीजनरेट होगी, जिससे कि रिडक्शन में जो H यूज हो रहे हैं वो बार बार HCl से प्रोड्यूस होंगे। तो हम जब रिएक्शन स्टार्ट करा रहे हैं तो इनिशियल अमाउंट चाहिए किसका, HCl का। थोड़ा सा अमाउंट HCl का लेके रिएक्शन स्टार्ट करवा देंगे, बार बार FeCl2 बनाएगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होने से HCl बार बार जनरेट होता जाएगा और उससे हाइड्रोजन निकलती रहेगी और रिडक्शन चलता रहेगा। इसका मतलब HCl है वो इनिशियल स्टार्ट करते हैं अपन, बस थोड़ा सा अच्छी HCl बाद में बनता रहेगा और उससे फिर निकलने वाली हाइड्रोजन जो है वो बार बार रिडक्शन में काम आएगी। उसके बाद जो सेकेंड मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये मैं एल्काइल हैलाइड चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं। इसमें जो अमोनिया है वो न्यूक्लियोफाइल होती है और वो RX पे अटैक करती है। फिर यहाँ 1 डिग्री अमाइन बनता है, ये जो बना हुआ है इसको फिर ये लो आप यहाँ पे है ये रहा, फिर इसको NOH के साथ, जो ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ जो सॉल्ट टाइप बन गया है, उसको NOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NX बाहर आएगा और यहाँ से H और यहाँ से OH, ये रहा वाटर और NX बाहर 1 डिग्री अमाइन बनेगा। लेकिन अब होगा क्या इसमें कि 1 डिग्री अमाइन फर्दर RX पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ लॉन पेयर होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, फिर अटैक होगा। फिर यहाँ 2 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, फिर ये अटैक करेगा, फिर 3 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके अटैक करेगा और यहाँ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी बनेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है कि आपको यहाँ इस रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो 1 डिग्री भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा और फिर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी बनेगा, सबका मिक्स रहेगा। लेकिन अगर आपको इसमें प्योर 1 डिग्री अमाइन बनाना है, रिएक्शन को वहीं स्टॉप करना है, तो आपको इस समय ये नोट किया हुआ देखो, प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन एज द मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सिस ऑफ अमोनिया। इस समय ये जो रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियोफाइल, यहां एक्सिस अमाउंट में आप नोट कर लोगे तो प्योर 1 डिग्री अमाइन ही बनेगा और आगे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एल्काइल हैलाइड जो है वो सब खत्म हो जाएंगे, केवल अमोनिया बचेगी।
अब इसमें व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX, तो RI, फिर RBr और फिर RCl है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड या रिडक्शन ऑफ नाइट्राइड। साइनाइड का जब रिडक्शन किया जाता है तो हाइड्रोजन यहां पर ऐड होते हैं तो अमाइन बनता है। साइनाइड के रिडक्शन से हमेशा 1 डिग्री अमाइन बनेगा। अब ये रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हो सकता है, या सोडियम प्लस अल्कोहल की प्रेजेंस में हो सकता है, या फिर कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन से भी हो सकता है, मतलब H2 प्लस निकिल या प्लेटिनियम या पैलेडियम, इनसे भी हो सकता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे, रिडक्शन ऑफ अमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अमाइड का जब आप रिडक्शन करते हो तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन होगा और RCH2NH2 का फॉर्मेशन होगा। याद रखना है बच्चों, एमाइड के रिडक्शन से अमाइन बनता है। कौन सा अमाइन? 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है पहले मैं एक बार मैकेनिक्स से समझा दूं, फिर इसमें 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद करने जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले ये है थैलेइमाइड, जो अपन ने अभी अभी बनाया भी था, ये थैलेइमाइड, ये देखो आई है इसमें इमाइड। ये क्या है? अमाइड तो है, एम्फोटेरिक होता है ये। जब इसको आप KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से OH आएगा और यहां से वाटर बाहर आया और ये पोटेशियम थैलेइमाइड बन गया। फिर अब यहां आप देखोगे तो K पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, और N पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये आराम से अटैक करेगा RX पर। जैसे ही RX पर अटैक करेगा KX बाहर आया और ये N पर कौन कनेक्ट हो गया? R, तो N एल्काइल थैलेइमाइड ये बन गया। उसके बाद इसका जो है वो एक्वस NOH, मतलब एक्वस NOH का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां आ जाएगा OH, यहां आएगा H, फिर OH और H, तो यहां बताओ कितने H हो गए? 2, तो RNH2 बन गया 1 डिग्री अमाइन। और यहां OH और OH से क्या बना? एसिड, तो ये बन गया थैलिक एसिड। लेकिन मीडियम कौन सा है? बेसिक, इसीलिए बताओ यहां से H हट जाएगा तो ये बन गया थैलेट, और फिर सोडियम आयन आया तो नाम हो गया सोडियम थैलेट। तो ये 1 डिग्री अमाइन बनाने का बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है। एक्चुअल में यहां जितना एल्काइल हैलाइड स्मॉल होगा उतना ही ये अच्छी तरह से चलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अच्छे से सब स्टूडेंट ध्यान से सुने। एक तो इसमें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कभी नहीं बनते हैं। मतलब मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि क्या एनिलीन इसमें बन सकता है? कभी नहीं बनेगा एनिलीन। ये केवल 1 डिग्री अमाइन बनाने का बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है। जैसे कि मैं आपको ये बनाऊं CH3NH2, ये बनेगा, यस। अब मैं बोलूं कि आपको ये बनेगा, यस, 1 डिग्री बनेंगे। कभी भी 2 डिग्री अमाइन, कोई सा भी 2 डिग्री अमाइन हो, वो कभी नहीं बनेगा। कभी भी 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? तो इसका मतलब देखो आप आराम से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। 1 डिग्री अमाइन क्या प्रिपेयर होंगे? यस, 1 डिग्री आप अमाइन का आराम से प्रिपेयर इसमें प्रिपरेशन होता है। 2 डिग्री नहीं, 3 डिग्री नहीं, एनिलीन नहीं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बोल रहा हूं। और एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि क्या बेंजाइल अमाइन इसमें बन सकता है? बोलो, बेंजाइल अमाइन बन सकता है क्या? आराम से बनेगा इसमें। तो ये बन सकता है, बस ये ध्यान रखना है ये नहीं बनेगा, और ये भी कभी भी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अगर सिंपल वे में आप सोच लो कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड in this method because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution with anion formed by
थैलेइमाइड। ये जो एनाइन बन रहा है यहां से, ये जो अटैक कर रहा है, यहां अगर आप ARX रख दोगे, ARX का मतलब क्या होता है, एराइल हैलाइड, तो बताओ हेलोजन और फिनाइल के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं, इसलिए बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए बताओ एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको सीधा याद करना है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। पहले इसका 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एमाइड प्लस Br2 प्लस 4NOH, मतलब इसमें बेस के कितने मोल कंज्यूम होंगे वो भी क्वेश्चन आ चुका है। तो एमाइड प्लस Br2 प्लस NOH, और आपको कुछ नहीं करना है, ये CO ग्रुप है वो एलिमिनेट होता है इसमें और RNH2 बनता है 1 डिग्री अमाइन। ये मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, है ना। अब इसमें जो मेन बात क्या है कि अमाइड से अमाइन बना रहे हो आप, एमाइड से अमाइन बना रहे हो, तो इसमें जो कार्बन होगा उससे एक कम कार्बन का अमाइन बनेगा। जो मान लो 3 कार्बन है अमाइड में, तो यहां 2 कार्बन का अमाइन बनेगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। दूसरा, इसमें एनसीईआरटी में ये नोट किया हुआ है कि इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन ऑफ अमाइड टू अमाइन। इसका मतलब इस अमाइड में जो ये R या AR, मतलब एल्काइल या एराइल ग्रुप का माइग्रेशन सीधा एमाइड के नाइट्रोजन पर होता है। और यही मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया कि इधर का जो R या AR जो भी यहां ग्रुप होता है उसको सीधा आप NH2 से जोड़ दो, इसको हटा दो। ये इसका शॉर्ट तरीका है। अमाइड से बताओ क्या बन गया, अमाइन। सब बच्चों को याद रखना है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होता है, ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। इसमें पहला एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि अमाइन आर सोल्यूबल इन वाटर, व्हाई। बहुत सिंपल सा आंसर है, अमाइन इजीली मेक intermolecular hydrogen bond with water, that's why amine are soluble। अगर आप अमाइन में हाइड्रोफोबिक पार्ट या एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते हैं तो बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो पहले मैं आपको 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, इनके सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। लेकिन 2 डिग्री अमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन कंपेयर 1 डिग्री से क्या होगी, कम। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री से क्या होगा, कम। और 3 डिग्री में हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं तो और कम। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, बताओ, 1 डिग्री अमाइन का, फिर 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का। अब मैं कंपेयर करूंगा एटलीस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमाइन, एल्कोहल एंड एल्केन का। इनमें से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका हो रहा है, एल्कोहल का। कि सर एल्कोहल भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और अमाइन भी बनाता है, तो सर दोनों को बराबर होना चाहिए, या इस टाइप का क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन एल्कोहल में ऑक्सीजन बना रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बहुत पावरफुल बनाएगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्कोहल का ज्यादा होगा, क्योंकि वहां जो है वो ऑक्सीजन बना रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अमाइन में कौन बना रहा है, नाइट्रोजन। इसीलिए बताओ सबसे ज्यादा किसका हुआ, एल्कोहल का। उसके बाद किसका होगा, 1 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री अमाइन, और बताओ फिर लास्ट में कौन आएगा, एल्केन, क्योंकि इसमें तो वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन, फर्स्ट रिएक्शन है इसमें बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। अमाइन आर बेसिक, वाई, बहुत सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम दे एक्ट एज द बेस।
अब ये बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन प्रूफ कैसे होगा रिएक्शन से? तो बहुत सिंपल रिएक्शन है कि इनको अपन बेस तभी बोलेंगे जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे? सॉल्ट बना दे। तो ये एलिफेटिक अमाइन है, HX के साथ रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बना। हालांकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, ध्यान रखना। इससे ये प्रूफ हुआ सॉल्ट बनते कि ये बेसिक होता है। ये एनिलीन है, एरोमेटिक अमाइन। ये HCl एसिड है, सॉल्ट बना, इससे प्रूफ हुआ कि ये एनिलीन जो है वो किस नेचर का है? बेस, क्योंकि बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं अपन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्केन अमाइन या एलिफेटिक अमाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है वो बच्चों ध्यान से सुनना। एलिफेटिक जो अमाइन है उसका बेसिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट से, प्रोटोनेशन से, या आफ्टर प्रोटोनेशन व्हाट इज द स्टेबिलिटी इन वाटर, जिसको अपन सॉल्वेशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये 3 फैक्टर का जॉइंट इफेक्ट है। इसीलिए हर स्टूडेंट को ये याद रखना है कि जब एलिफेटिक अमाइन में R बराबर इथाइल हो तो उसका ऑर्डर फिक्स याद करना है 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये रहा हमारे पास एनसीईआरटी में नोट किया हुआ है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और फिर क्या आता है? अमोनिया। और R बराबर जब मिथाइल हो तब ये ऑर्डर बदल जाता है। इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ का जब क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से करना है, पहले R को देखना, उसके बाद ऑर्डर फाइंड आउट करना है। R बराबर मिथाइल हो तो उस समय होता है 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब R बराबर इथाइल हो और R बराबर मिथाइल हो तब 2 डिग्री तो फर्स्ट आएगा ही, लेकिन जब R बराबर मिथाइल हो तो 1 डिग्री फर्स्ट आएगा। 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। आया समझ में? ये याद रखना है, ध्यान से रखना। ये 3 फैक्टर का जॉइंट इफेक्ट है, इसीलिए आपको याद रखना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये एक्वस फेज में है या गैस फेज में? बच्चों ये जो मैंने आपको ऑर्डर डिस्कस कर रहा हूं, ये और ये, ठीक है, R बराबर इथाइल, R बराबर मिथाइल हो तो ये जो ऑर्डर मैं आपको बना के समझा रहा हूं ये एक्वस फेज में है। बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर फेज तो दिया हुआ था ही नहीं, एक्वस है, गैस है, दिया हुआ ही नहीं था सर, वो तो डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा। तब भी आपको एक्वस मानना है। क्या मानना है बच्चों? एक्वस। और एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ एलिफेटिक अमाइन इन गैस फेज या वेपर फेज। अगर नोट किया हो ब्रैकेट में कि गैस फेज या वेपर फेज, तब होता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, फिर अमोनिया। ये भी आपको याद रखना है। मतलब एलिफेटिक अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ के 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको यहां पर समराइज कर दिया है। अब आते हैं एराइल अमाइन, मतलब एरोमेटिक। तो इसमें तो भी फिक्स है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये सभी बच्चों को याद रखना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन एल्काइनेशन, ये हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है एसाइलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसाइलेशन? एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन। मतलब एसाइल ग्रुप ऐड होगा, किसमें ऐड होगा? 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन में। इसका मतलब यहां 1 डिग्री अमाइन का हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा एसाइल ग्रुप से, 2 डिग्री अमाइन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा एसाइल ग्रुप से। यह शॉर्टकट तरीका हुआ। 3 डिग्री में H है ही नहीं, इसीलिए 3 डिग्री अमाइन का एसाइलेशन पॉसिबल नहीं है। तो एसाइलेशन किस किस अमाइन का पॉसिबल है? 1 डिग्री और 2 डिग्री का। अब ये रियल में रिएक्शन होती कैसे है वो देखते हैं। ये है 1 डिग्री अमाइन, इसमें इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। ये है एसिड हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और जैसे ही अटैक हुआ तो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। फिर एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का, ये एडिशन हुआ। फिर यहां से Cl बाहर निकलेगा, तो एडिशन कम एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है ये, और यहां से Cl जाएगा और यहां से H, तो HCl बनेगा
और एक नया फंक्शनल ग्रुप बना, उसको अपन एमाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइड। अब आप देखोगे तो इसका नाम क्या होगा? एन इथाइल, एन इथाइल, और 2 कार्बन का अमाइड है तो एन इथाइल इथेनेमाइड, इथेनेमाइड। अब ओवरऑल जो है वो रिएक्शन कैसे हो रही है वो आप देखेंगे कि इस 1 डिग्री अमाइन में से बताओ किसका रिप्लेसमेंट हुआ? H का। और इस H की जगह पर आप देखना यहां पर H गया और ये एसाइल आया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एसाइलेशन। मतलब 1 डिग्री अमाइन का H रिप्लेस हुआ किससे? एसाइल ग्रुप से, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एसाइलेशन। क्या ऐसा 2 डिग्री में भी होगा? यस, ये रहा 2 डिग्री अमाइन और ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। यहां से H हटेगा, सीधा आप डायरेक्ट देखते हैं अपन, ये लो HCl बाहर आया और ये एसाइलेशन हो गया। ये भी बताओ क्या बना है? अमाइड बना, एन डाई इथाइल इथेनेमाइड। अब एनिलीन से करवा रहा हूं मैं तो सेम वही, ये इसका अटैक होगा यहां पर, ठीक, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, शॉर्टकट है। तो बताओ यहां से H, तो ये देखो आप एनिलीन का H गया और एसाइल ग्रुप ऐड हुआ, इसीलिए ये भी क्या है? एसाइलेशन। क्लियर? तो एसाइलेशन हम 2 एसाइल एजेंट से कर सकते हैं, एक तो है एसिटिल क्लोराइड और एक आप एनहाइड्राइड से भी एसाइलेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन यहां पर, ये रहा मिथाइल अमाइन, ये है बेंजोइल क्लोराइड, तो शॉर्टकट क्या हुआ? ये इस पे अटैक करेगा, यहां से Cl और यहां से HCl बाहर, और ये बना एन मिथाइल बेंजामाइड, एन मिथाइल बेंजामाइड। ये जो एसाइलेशन रिएक्शन है ये हमेशा आपको क्या क्या इसमें याद रखना है? एसाइल ग्रुप ऐड हुआ है, इसीलिए इसको अपन एसाइलेशन कहते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन देंगे, ये रहा, इनका H हटेगा और एसाइल ग्रुप ऐड होगा, यस। उसके बाद हमेशा इसमें क्या बनते हैं बताओ? एमाइड बनते हैं। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस स्ट्रॉन्गर देन अमाइन। ये जो एसाइलेशन हो रहा है, ये रिएक्शन हमेशा अमाइन से ज्यादा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए अमाइन से, उसकी प्रेजेंस में होती है, लाइक पिरिडीन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो HCl बनता है वो HCl बताओ पिरिडीन इसको रिमूव कर देगा, इसीलिए अगर HCl को रिमूव करता है पिरिडीन तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ये ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। और अगर HCl नहीं रिमूव हुआ तो बताओ रिएक्शन बैकवर्ड होगी, या इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि एसाइलेशन एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पिरिडीन इसकी प्रेजेंस में होगा, ताकि वो HCl जैसे ही बना उसको वहां से हटा देगा, ताकि रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड में चलता रहेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन टेस्ट ये बोलते हैं इसको। क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं देखते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, बस बात यहीं से शुरू हो गई। ओनली एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन देते हैं। तो 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। अमाइड भी रिएक्शन देता है, नहीं देता है। तो 1 डिग्री प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक react with chloroform in the presence of base, then we obtain isocyanide। और आइसोसाइनाइड की बताओ फाउल स्मेलिंग होती है। कैसी? फाउल स्मेलिंग, दम घुटने लगता है एकदम, बैड स्मेलिंग जो कंपाउंड है वो होता है आइसोसाइनाइड। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन भी हो गया। कई बार एग्जाम में ऐसे आते हैं कि ए ने बी से रिएक्शन करके सी बनाया और सी हैविंग फाउल स्मेलिंग या बैड स्मेलिंग, इसका मतलब वो आइसोसाइनाइड है। तो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, और इस रिएक्शंस को कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन, केवल प्राइमरी अमाइन देते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, सबसे पहले नाइट्रस एसिड को बनाते कैसे हैं? NaNO2 प्लस HCl, या नोट किया हुआ है, नाइट्रस एसिड को कैसे बनाते हैं? मिनरल एसिड प्लस सोडियम नाइट्राइड, ये रहा सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, इससे HNO2 बनेगा। अब HNO2 की रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ, 2 डिग्री अमाइन के साथ और 3 डिग्री अमाइन के साथ, तीनों के साथ अपन देखेंगे। पहला प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, ये रहा 1 डिग्री अमाइन, रिएक्शन विथ HNO2, तो यहां सबसे पहले एलिफेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट बनता है, और एलिफेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट कैसा होता है? अनस्टेबल। जैसे ही यहां से N2 गैस बाहर आएगी तो मेजर प्रोडक्ट यहां बताओ क्या बनेगा? अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, 1 डिग्री अमाइन प्लस HNO2, तो सीधा एल्काइल डाइओजोनियम सॉल्ट बनेगा। हमेशा एलिफेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, तुरंत N2 गैस बाहर निकालेगा और मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएगा? अल्कोहल। ये जो नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकल रही है, ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट भी है। किसका है? 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट भी है। और उसके बाद अपन चलते हैं एरोमेटिक अमाइन में, है 1 डिग्री लेकिन एरोमेटिक। एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन, इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ हो एट लो टेम्परेचर, ये रहा 273 टू 278 केल्विन, बिल्कुल लो टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर ये एरोमेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट बनाता है। और एरोमेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट बताओ स्टेबल होगा? यस, यहां प्लस है तो ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। एलिफेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एरोमेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट करता है। और बताओ ये बनेगा जो कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड को इजीली प्रिपेयर करेगा, जो मैं आपको इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन HNO2 के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये रहा 2 डिग्री अमाइन, HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, यहां का H और यहां का OH वाटर बाहर आया, यहां जो कंपाउंड बना उसका नाम है N नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन। N नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन जो येलो ऑयली लिक्विड होता है। इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन जब HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां N2 गैस बाहर निकालेगा और मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल। 2 डिग्री अमाइन HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, N नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन बनाएगा जो येलो ऑयली लिक्विड होगा। और 3 डिग्री जो अमाइन है वो HNO2 के साथ एक सोल्यूबल सॉल्ट बनाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये सोल्यूबल सॉल्ट बनाएगा। इसका मतलब लैब में हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का आइडेंटिफिकेशन HNO2 या नाइट्रस एसिड या NaNO2 प्लस HCl से कर सकते हैं क्या? यस। 1 डिग्री में N2 गैस और अल्कोहल, 2 डिग्री में येलो ऑयली लिक्विड बनेगा, यस, और 3 डिग्री में सोल्यूबल सॉल्ट बनेगा। इसकी हेल्प से, मतलब HNO2 की हेल्प से हम लैब में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड या रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से लैब के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का सेपरेशन भी कर सकते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले अपन हिंसबर्ग रिएजेंट जो है उसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ करवाते हैं। ये रहा 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन के साथ जब रिएक्शन होगा तो यहां से सीधा आप बाहर निकाल दो HCl। क्या बाहर आ रहा है? HCl। जैसे ही HCl बाहर आया तो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है N इथाइल बेंजीन सल्फेनेमाइड। N इथाइल बेंजीन सल्फेनेमाइड ये बनेगा। इस प्रोडक्ट में
नाइट्रोजन के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है, इसीलिए ये कंपाउंड है वो बहुत अच्छा एसिडिक होगा। और ये एसिडिक हाइड्रोजन इसीलिए भी है कि सल्फोनिल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, इसीलिए ये NH बहुत अच्छा एसिडिक होगा। और ये एसिडिक होगा इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट बेस में बताओ क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ये रहा सोल्यूबल इन बेस या एल्कलाई। ठीक है, अब हम रिएक्शन करते हैं हिंसबर्ग का 2 डिग्री अमाइन के साथ। ये रहा 2 डिग्री अमाइन, ये रहा हिंसबर्ग रिएजेंट। यहां से सीधा बाहर क्या आएगा, HCl, और ये प्रोडक्ट बनेगा। नाम क्या हो गया इस प्रोडक्ट का बताओ, NN, ये रहा NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फेनेमाइड, ये इस प्रोडक्ट का नाम हो गया। अब इस नाइट्रोजन के पास या एक्टिव H नहीं है या H अवेलेबल नहीं है। जब हाइड्रोजन यहां अवेलेबल नहीं है तो ये एसिडिक नहीं होगा, और एसिडिक नहीं है तो ये बेस में सोल्यूबल नहीं, क्या होगा, इनसोल्यूबल। तो ये रहा, ये जो प्रोडक्ट बना है डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम, इट इज नॉट एसिडिक एंड हेंस इनसोल्यूबल इन बेस या अल्कलाई। अब बात करते हैं C, 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन में H नहीं है, इसलिए 3 डिग्री अमाइन या टर्सरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट, ये हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। तो 1 डिग्री ने रिएक्शन किया, यस, जो प्रोडक्ट बनाया, यस, वो बेस में सोल्यूबल होगा। 2 डिग्री ने रिएक्शन की, जो प्रोडक्ट बना वो बेस में बताओ क्या होगा, इनसोल्यूबल। और बताओ 3 डिग्री जो है अमाइन वो हिंसबर्ग के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो तीनों की रिएक्शन अलग अलग हुई है। तो इसी की हेल्प से अपन लैब के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उनका, और उनका सेपरेशन भी कर सकते हैं। और एक और बात एनसीईआरटी में नोट किया हुआ है कि आजकल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो हिंसबर्ग है उसकी जगह पर हम इसको भी ले सकते हैं, ये रहा पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। मतलब कुछ नहीं, ये तो हिंसबर्ग था ही, और इसकी पैरा पोजीशन पर मिथाइल लगा दो तो ये बन जाएगा पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका आजकल यूज किया जाता है। नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करें उससे पहले हमें NH2 ग्रुप का नेचर कैसा है वो देख लेना चाहिए। ये NH2 ग्रुप है एनिलीन में, और कॉन्जुगेट सिस्टम से NH2 ग्रुप कनेक्ट है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये आराम से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, फिनाइल रिंग को या कॉन्जुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन, NH2। इसका मतलब कि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कॉन्जुगेट सिस्टम को। मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन NH2 से आ रहे हैं। तो बताओ ये NH2 ग्रुप एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो रिजल्ट ये हुआ कि NH2 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, अर्थात इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां जाने के लिए बोलता है, ऑर्थो और पैरा पे। और दूसरी बात कि NH2 कॉन्जुगेट सिस्टम या फिनाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब बात करते हैं अपन सम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एनिलीन। ये रहा एनिलीन। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन जब होगा एनिलीन का, तो एनिलीन का ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर हो, तो वहां पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये रहा व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसका मतलब एनिलीन का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हो, मतलब ब्रोमिनेशन हो एनिलीन का इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा, जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और इसी ब्रोमिनेशन की हेल्प से ये जो है, ये रिएक्शन है वो फिनॉल का टेस्ट भी है।
क्योंकि यहां व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का। अब हम बात करते हैं कि यहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बने, मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पोजीशन ऑक्यूपाइड हो गई किससे? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल से। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मुझे मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना हो, या अपन यूं कहें कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि जब NH2 या एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है उसका प्लस M है और वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए जब उसका ब्रोमिनेशन होगा तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा, मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम क्या अल्टरनेट मेथड यूज कर रहे हैं? कैसे हम NH2 की हाई एक्टिवेटिंग पावर को कम कर रहे हैं, यह हम सबको समझना है। सबसे पहले मैं एनिलीन जो है उसका एसाइलेशन करवाता हूं। क्या करवाता हूं बच्चों? एसाइलेशन। और एसाइलेशन किस किस से होता है पहले ये बताओ। एक तो एसाइलेशन होगा एनहाइड्राइड से, और एक होगा एसिटिल क्लोराइड से भी एसाइलेशन हो सकता है। ये लो आप, मैंने यहां बना दिया, ये रहा एसिटिल क्लोराइड। इन दोनों से एसाइलेशन होगा। जैसे ही यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और यहां पर अटैक करेगा, तो बताओ यहां से Cl बाहर आएगा और यहां से H बाहर आएगा, तो HCl बाहर आने पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये फिनाइल का NH रह जाएगा और एसाइलेशन हुआ, इसका मतलब एसाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसमें मैं और आप दोनों को ये सीखना है कि इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम तो है इसका एसिटिनिलाइड, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉमन नेम क्या है? एसिटिनिलाइड। और IUPAC नाम हो गया एन फिनाइल इथेनेमाइड। एन फिनाइल इथेनेमाइड, एमाइड है 2 कार्बन का, इसलिए इथेनेमाइड। ठीक है, ये बन गया। अब हम यहां देखेंगे कि यहां NH2 था बेंजीन के ऊपर, जो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप था, इसीलिए एनिलीन का ब्रोमिनेशन करने पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने। यहां 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 तीनों पोजीशन ऑक्यूपाइड हो गई। ठीक है, अब जो एसिटिनिलाइड बना, एक्चुअल में इसमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। इस नाइट्रोजन का आप पावर देखेंगे तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर फिनाइल के साथ भी आ रहा है और साथ में CO के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस करेगा। तो इसका मतलब यहां तो केवल NH2 का लोन पेयर कहां आ रहा था? फिनाइल पर। यहां फिनाइल पे भी आ रहा है और CO के साथ भी जा सकता है। इसका मतलब आप इसको यहां देख लें, ये देखो आप, ये इधर आ रहा है और ये स्ट्रक्चर बनाता है। इसका मतलब अब जो इस ग्रुप है, इस ग्रुप का एक्टिवेशन या एक्टिवेटिंग पावर NH2 से कम हो गया, क्योंकि इसका लोन पेयर वन डायरेक्शन में, ये इधर भी जा सकता है रेजोनेंस में। इसीलिए ये जो एमाइड बना, ये ऊपर जो ग्रुप है NHCOCH3, इसका प्लस M भी बताओ क्या होगा? कम होगा कंपेयर टू NH2। और एक्टिवेटिंग पावर भी बताओ NH2 की बहुत ज्यादा होती है और NHCOCH3 ग्रुप की बहुत कम होती है। अब हम कह सकते हैं कि इसकी एक्टिवेटिंग पावर कम हो गई इस नाइट्रोजन की। फिर हमने ब्रोमिनेशन कराया इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो अब यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल बना Br+, उसने अटैक किया ऑर्थो और पैरा पे। मेजर कौन सा होगा? पैरा। ये देखिए आप, पैरा बना, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ना Br2, तो Br बना और अटैक या तो फिर यहां होगा ऑर्थो, या फिर कहां होगा? पैरा पे होगा। मेजर कौन सा होगा? पैरा होगा। अब आप पूछ सकते हो सर यहां पे, ये देखो आप, यहां दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों पे एक साथ क्यों नहीं हुए? अब नहीं होगा, क्योंकि इस N की एक्टिवेटिंग पावर इस N के कंपेयर बहुत कम हो गई है, इसलिए अब ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये बनेगा। उसके बाद बताओ इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो मैं सिंपल वे में हाइड्रोलाइसिस ऐसे नोट कर लेता हूं। ये लो, हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड टूटेगा, ये रहा H
और ये रहा OH, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो यहां बाहर कौन आ गया बताओ, एसिटिक एसिड बाहर आ गया। क्लियर? और यहां कौन बन गया, NH2। अब अपन कह सकते हैं 4 ब्रोमो एनिलीन बना, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का फॉर्मेशन इस तरह से हो सकता है। तो बच्चों बताओ हमने क्या सीखा कि सर अगर आप प्योर एनिलीन का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब ब्रोमिनेशन कराओगे, तो बताओ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और अगर आपको सर मोनो सब्स्टिट्यूट एनिलीन बनाना है तो आपको पहले एनिलीन के NH2 ग्रुप का पावरफुल एक्टिवेटिंग नेचर को कम करना पड़ेगा। और इसको कम कैसे करते हैं कि हम इसका एसाइलेशन करवाते हैं। हर स्टूडेंट को याद रखना है, एसाइलेशन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों से किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। जैसे ही इसका एसाइलेशन हुआ, ये देखो एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप जुड़ गया एनिलीन में, है ना, एसाइलेशन हुआ, तब इसका एक्टिवेटिंग पावर कम हो गया। कम हो गया तो अब इसका ब्रोमिनेशन करोगे तो मोनो सब्स्टिट्यूट एनिलीन बनेगा। ऑर्थो और पैरा, मेजर कौन सा होगा, पैरा। फिर उसका क्या कराओगे आप, एसिडिक या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, तो आपको प्योर यहां पर 4 ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा जो मेजर होगा। क्लियर? अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन। ठीक, नाइट्रेशन का मतलब क्या है, एनिलीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 एट 288 केल्विन। मतलब एनिलीन का नाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा, सभी स्टूडेंट को याद है, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन ये बनेगा। ठीक है, बताओ एनिलीन में अटैक कहां होगा, या एनिलीन का नेचर कैसा है। हमने सबसे पहले देखा सर NH2 ग्रुप का पावरफुल एक्टिवेटिंग नेचर होता है और साथ में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो बताओ यहां अटैक कहां होगा, ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, कहां अटैक हुआ बच्चों, ऑर्थो पे, लेकिन केवल कितने परसेंट बना है, 2%। कहां अटैक हुआ, पैरा पे, ऑर्थो पे भी हो गया और पैरा पे हो गया, कितना परसेंटेज, 51%, 51 और 2% के सर ये इतने कम कैसे। और राज की बात है, एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कर रहे हैं तो मेटा ये 47% बनता है कि सर ये तो बनना ही नहीं चाहिए ना, एनिलीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो केवल ऑर्थो और पैरा बनने चाहिए, ये मेटा तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। और 1-2% नहीं, 47% बन गया है। तो डाउट आ गया, क्या सर एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग होता है क्या, नहीं, एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है। तो फिर मेटा प्रोडक्ट कैसे बना उसको मैं समझा रहा हूं। ये एनिलीन है, नाइट्रेशन मिक्सचर जो है उसमें दोनों एसिड होते हैं, तो एसिडिक मीडियम में एनिलीन का प्रोटोनेशन होगा और एनिलीन एसिड बेस रिएक्शन से एनिलियम आयन जो सॉल्ट की तरह काम करता है ये बन जाएगा। और एनिलियम आयन कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। इसीलिए इसका मतलब यदि एनिलीन का हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो यहां पर एनिलीन का एसिडिक मीडियम से प्रोटोनेशन होने से ये दिख तो रहा है एनिलीन, लेकिन कुछ परसेंटेज इसका किस में बदल जाता है, एनिलियम आयन। और एनिलियम आयन बताओ कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। इसीलिए बताओ मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो मेटा क्यों बना उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मेटा ऐसे ऐसे बना है, बनना तो नहीं चाहिए था लेकिन बन गया, और वो भी 47% बना। तो अब मैंने आपको इस रिएक्शन से ये एक्सप्लेन किया है कि जो मेटा प्रोडक्ट बना वो क्यों बना, क्योंकि इसमें एनिलीन नहीं, क्या बन जाता है, एनिलियम आयन, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए मेटा प्रोडक्ट 47% बन गया। अब बात करते हैं वही सेम कि सर हमें तो केवल ऑर्थो और पैरा बनाना है, मेटा बनना ही नहीं चाहिए सर। तो मेटा नहीं बनना चाहिए
तो उसके लिए क्या करें कि सर एनिलियम आयन नहीं बनेगा तो मेटा नहीं बनेगा, और एनिलियम आयन बनेगा नाइट्रेशन में तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। तो एनिलियम आयन नहीं बने उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं नाइट्रेशन में, वो समझते हैं। हम NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे? सेम उसी स्टाइल से, ये रहा NH2, ठीक है, एनिलीन है। अब इसका एसाइलेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इससे भी कर सकते हो एसाइलेशन। और यहां से क्या बाहर आएगा, जल्दी बताओ, HCl बाहर आ जाएगा। ये एसाइलेशन हो गया, ये देखो, ये एसाइल ग्रुप ये रहा, ऐड हो गया। अब हम बात करेंगे इस ग्रुप के नेचर की। तो मैं नाइट्रोजन पर ही सीधा बोल रहा हूं। अब नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, और एक्चुअल में ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया है, एमाइड। कैसा हो गया है, एमाइड। तो अब इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर इधर भी आ रहा है और CO के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छा बेसिक नहीं है, और एमाइड बन गया। एमाइड तो एम्फोटेरिक होता है, इसका मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया। बोल रहा हूं मैं, एनिलीन के कंपेयर इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया। नाम क्या है इस प्रोडक्ट का, एसिटिनिलाइड। पहले भी आपने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कई बार डायरेक्ट आता है। एसिटिनिलाइड क्या है, या एसिटिनिलाइड की इसके साथ रिएक्शन कीजिए, तब बच्चे सोचते रहते हैं एसिटिनिलाइड क्या है, ये रहा। उसके बाद फिर इसका आप नाइट्रेशन करोगे, तो बताओ यहां कौन बनेगा, नाइट्रोनियम आयन बनेगा। कहां अटैक करेगा सर, पूछते हैं, ऊपर से, ये रहा +M, ऑर्थो और पैरा पे। ये देखो आप, ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा। मेजर कौन होगा, पैरा वाला। मेजर कौन होगा, पैरा वाला, इसलिए ऑर्थो मैंने यहां नोट ही नहीं किया है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहां एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही क्या? नहीं, बहुत कम होगी, क्योंकि एमाइड एम्फोटेरिक होता है, या कंपेयर टू एनिलीन इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन बहुत कम होगी। और अब ESR होगी, और ESR होगी तो बताओ ऑर्थो और पैरा बनेगा, और पैरा मेजर बनेगा। फिर सेम वही एसिडिक या बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो बताओ हाइड्रोलाइसिस में यहाँ H और यहाँ पे OH, ऐसे कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एनिलीन बन गया, और यहाँ एसिटिक एसिड बाहर आ जाएगा, और ये पैरा नाइट्रो एनिलीन जो कि इसमें मेजर बनेगा। क्या बनेगा, मेजर। याद रह जाएगा अब आपको। तो इसका मतलब आपने इसमें क्या सीखा, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट सल्फोनेशन। What is the meaning of sulfonation? When aniline react with concentrate H2SO4, then this reaction is known as sulfonation. मतलब एनिलीन जब कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो हम उसको सल्फोनेशन कहते हैं। अब सल्फोनेशन जैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं तो पहले इसमें एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्योंकि एनिलीन बताओ कैसा है, बेस, और H2SO4 कैसा है, एसिड। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा और एक सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट का नाम क्या है, एनिलियम, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखो आप, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये एक सॉल्ट बनेगा। फिर इस सॉल्ट को कंसंट्रेट H2SO4 एवं इस टेम्परेचर पर अगर आप इसको हीट करोगे, हीटिंग विथ कंसंट्रेट H2SO4 एट दिस टेम्परेचर, तो क्या बनेगा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बनेगा पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका कॉमन नेम बताओ क्या है, सल्फेनेलिक एसिड। दोबारा बोलो, सल्फेनेलिक एसिड। और ये सल्फर ड्रग्स में यूज होता है, इसीलिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी ये आ सकता है। तो बताओ सल्फेनेलिक एसिड का यूज कहां होता है, सल्फर ड्रग्स बनाने में होता है। क्या ये इसका रियल नाम है? हाँ, लेकिन इसका एक्चुअल जो IUPAC के हिसाब से नाम है वो है पैरा अमीनो बेंजीन या 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो यहां नोट किया हुआ, ये देखिए आप,
तो ये एक कॉमन नेम है इसका, सल्फेनिलिक एसिड, जो यहां नोट किया हुआ देखो आप। अब फिर क्या होगा, ये प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन बताओ ये कौन सा ग्रुप है, एसिडिक, और ये कौन सा है, बेसिक। तो क्या ज्यूटर आयन बनेगा? यस, एक ही स्ट्रक्चर में जब एसिड और बेस दोनों ग्रुप हो तो यहां ज्यूटर आयन बनेगा, और ये स्ट्रक्चर ज्यूटर आयन में एग्जिस्ट करेगी, जो कि एक सॉल्ट की तरह काम करती है। याद है ना, अमीनो एसिड में भी बनते हैं प्रोटीन में ज्यूटर आयन, ऐसा ही ज्यूटर आयन इसमें भी बना है। ठीक, अब उसके बाद करते हैं अपन कुछ बेसिक बातें कि सर आप टॉपिक जो स्टार्ट किया वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, और जनरली हम इसमें 5 रिएक्शन डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी? 5। फर्स्ट हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन हो गया सर, सेकंड नाइट्रेशन कंप्लीट, थर्ड सल्फोनेशन कंप्लीट, अब 4 और 5th बच गए। उनका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कि सर वो कहां है? अच्छे से सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने और इस पर अंडरलाइन करें। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मतलब एल्काइनेशन और एसाइलेशन दोनों एनिलीन नहीं देता है। कि सर एनिलीन क्यों नहीं देगा? बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको यहां समझा रहा हूं। ये रहा एनिलीन, एनिलीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइनेशन या एसाइलेशन, ये तो एल्काइनेशन और ये एसाइलेशन, कोई भी हो, किसकी प्रेजेंस में होता है? लुईस एसिड की प्रेजेंस में। और ये कौन है? एनिलीन, बेसिक। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा और इसमें भी सॉल्ट बनेगा। ये आप देखिए लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है, ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बना। अब इस सॉल्ट में नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो ये हाईली डीएक्टिवेटिंग नेचर का ग्रुप हो गया, ये इसे बहुत अच्छी तरह से या बहुत अच्छा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेंगे, मतलब लाइक एनिलियम आयन बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और डीएक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग अगर हो तो वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइनेशन और एसाइलेशन नहीं देता है। क्लियर? ये यहां नोट किया हुआ, ध्यान रखना आप। ये देखो आप, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज and hence act as the strong deactivating group for further reaction। इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइनेशन एनिलीन कभी भी नहीं देता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट, सबसे पहले डाईएजोनियम सॉल्ट का जनरल जो फॉर्मूला है वो ये है Rn2+X-, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। जहां पर R क्या हो सकता है? R केवल और केवल एराइल होगा। डाउट बन सकता है कि सर एल्काइल क्यों नहीं है? वेट एंड वॉच, अभी आ जाएगा, मैं समझा रहा हूं इसमें R क्यों नहीं होगा। X जो है वो X ये हो सकते हैं, इनमें से कोई भी, Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है, HSO4- हो सकता है, एंड BF4- हो सकता है, मतलब कोई एनाइन होगा। ठीक, इसका जो नेमिंग होता है डाइजोनियम सॉल्ट का, उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट पहले आता है, बीच में आता है डाइएजोनियम, लास्ट में आता है एनाइन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले हाइड्रोकार्बन पार्ट, पेरेंट हाइड्रोकार्बन पार्ट, फिर डाइएजोनियम और फिर एनाइन, जो भी एनाइन होगा। नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये इनका नेमिंग हो गया, कभी आपसे नेम पूछे तो। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन फॉर्म हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। मैंने आपको इसी चैप्टर में प्राइमरी अमाइन प्लस HNO2 की रिएक्शन समझाई थी, RNH2 प्लस HNO2। उस समय एल्काइल, ये वाला आपको याद आना चाहिए, एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हुआ था, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए तुरंत यहां से कौन सी गैस निकल गई थी? N2,
और R पे कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव, और वाटर ने अटैक करके मेजर प्रोडक्ट क्या बनाया था, अल्कोहल। कब, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। अब आपका डाउट यहां हो सकता है कि सर जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है वो अनस्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि यहां रेजोनेंस नहीं होता है, डाइजोनियम सॉल्ट और आर के बीच में किसी भी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है या स्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है तो वो स्टेबल होता है, ये देखिए आप, स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि यहां N2 और AR के बीच में रेजोनेंस होता है, AR का मतलब एराइल ग्रुप, ये देखो आप N2, और ये रहा रेजोनेंस हो रहा है इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, इसका मतलब एरोमेटिक डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है वो स्टेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, और एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। बहुत सिंपल सा है। अब बात करेंगे अपन कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट क्या स्टेबल है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल है, यूनिक और हाईली स्टेबल होता है, ऐसा मत नहीं बोलना, यहां नोट क्या हुआ देखो आप, सॉल्ट विच आर स्टेबल फॉर ए शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर, बहुत कम समय के लिए और एट लो टेम्परेचर पर ही ये स्टेबल होता है। ये देखो अब ये टेम्परेचर याद कर लेना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के लिए, 273 से 278 केल्विन का टेम्परेचर हो, इतने लो टेम्परेचर पर शॉर्ट टाइम के लिए ये एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। केवल एक मेथड है फ्रॉम एनिलीन जिसका अपन एनसीईआरटी में नाम देखते हैं डाई एजोटेशन, दोबारा बोल रहा हूं, डाई एजोटेशन, यही है, इसी से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से हो तो आपको याद होना चाहिए ये NaNO2 प्लस HCl क्या बनाते हैं, मिलकर बताओ, HNO2 प्लस NaCl, तो ये इस समय बनता है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं, एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस HCl, तो ये क्या बना सकते हैं, HNO2, तो डायरेक्ट लिखा हुआ HNO2, तब भी आपको ये बनाना। अब आपको टेम्परेचर देखना है यहां पर 273 केल्विन टू 278 केल्विन के बीच में ही टेम्परेचर होगा और यहां बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, इसी रिएक्शन का नाम है डाई एजोटेशन। ड्यू टू इट्स instability the diazonium salt is not generally stored and it is used immediately after its preparation। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए इसको जनरली स्टोर नहीं करते हैं, जब इसका यूज करना हो उसी समय हम बनाते हैं और उसका यूज कर लेते हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं होता है। आप ये सोच रहे हैं कि बोतल में डालकर गिरगलाट की तरह इसको स्टोर कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी में ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, रेडली soluble in water, stable in cold but react with water when warm। ठीक है, it decompose easily in the dry state, right। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रहा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट is water insoluble and stable at room temperature, जबकि ये वाला जो है ये सब इस पर एग्जिस्ट करते हैं और ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, वो एक ही है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें डाइएजोनियम ग्रुप मीन्स N2 प्लस ग्रुप N2 गैस के फॉर्म में बाहर जाएगा। दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें N2 प्लस या डाइएजो ग्रुप
यूं का यूं रहेगा, रिटेंशन रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले अपन फर्स्ट ए डिस्कस करते हैं। ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड में से N2 प्लस जो डाइजोनियम ग्रुप है वो N2 के फॉर्म में बाहर जाएगा, उसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी, और कोई नेगेटिव चार्ज या कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो सीधा बताओ किससे कनेक्ट होगा, एरोमेटिक रिंग से, और नए नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो आगे मैं रिएक्शन में आपको डिस्कस कर रहा हूं। इसमें जो अपना फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ हैलाइड आयन या साइनाइड आयन। ये रहा बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। यहां जो है वो Cu फर्स्ट है, मतलब यहां कॉपर +1 में है, तो कॉपर हैलाइड, ये रहा कॉपर हैलाइड, और यहां कॉपर साइनाइड प्लस HCl HBr और KCl। तो कुछ नहीं होगा, इसमें से N2 बार आएगी, N2 बार आएगी, और यहां से कौन अटैक करेगा, Cl अटैक करेगा। तो यहां पर बना क्लोरोबेंजीन, यहां भी N2 बार आएगी, Br अटैक करेगा तो ब्रोमोबेंजीन, यहां पर N2 बार आएगी और Cn अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ, बेंजोनाइट्राइल। क्या बनेगा, बेंजोनाइट्राइल। ये जो तीनों रिएक्शन है जिसमें कि क्लोरो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल बना, इस रिएक्शंस को अपन किस नाम से बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। अब यही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है और यहां Cu1+ था, यहां केवल कॉपर डस्ट लें, अपन कॉपर का पाउडर लें और साथ में HCl और HBr से अटैक कराएं, तो यहां से भी N2 बाहर और Cl अटैक करेगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 यहीं से बाहर और Br अटैक करेगा तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। मतलब यहां जो क्लोरोबेंजीन बन रहा है वो ऐसा ही क्लोरोबेंजीन यहां है, ब्रोमोबेंजीन यहां भी ब्रोमोबेंजीन। बस डिफरेंस ये है कि यहां क्यूप्रस क्लोराइड था, क्यूप्रस ब्रोमाइड था, मतलब Cu1+ था, और यहां कॉपर पाउडर लिया है। बस यही रिएक्शन में डिफरेंस है, प्रोडक्ट दोनों का बताओ बिल्कुल क्या है, सेम है। अब बताओ इस वाली रिएक्शंस को जिसमें केवल कॉपर डस्ट होती है या कॉपर पाउडर होता है, वो होती है गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, गाटरमान रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये बनता है इन दोनों में बेटर कौन सी है, या बेटर अमाउंट किसका बनता है। द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गाटरमान रिएक्शन। इसमें जो प्रोडक्ट का यील्ड होगा वो ज्यादा बनेगा कंपेयर टू गाटरमान। अब ये भी डाउट होगा कि ज्यादा क्यों बनता है। देखो आप यहां पर HCl का Cl भी अटैक कर सकता है यहां पे, और ये जो क्यूप्रस हैलाइड है इसका Cl भी अटैक करेगा, इसीलिए ये जो बनेगा प्रोडक्ट उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा। यहां केवल Cl ही अटैक कर पाएगा, जो क्लोरोबेंजीन बन रहा है उसमें केवल यहां Cl अटैक कर पाएगा। यहां पर HCl का Cl भी और CuCl का Cl भी अटैक कर सकता है, इसलिए प्रोडक्ट यील्ड जो होगा वो सैंडमेयर का ज्यादा होगा कंपेयर टू गाटरमान। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। वहां पर क्या क्या बनाए, क्लोरोबेंजीन बना, ब्रोमोबेंजीन बना। अब उस एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग पर I- का अटैक करवाते हैं। एक्चुअल में बेंजीन पर I को डायरेक्ट ऐड करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस रिएक्शन में आराम से जो आयोडीन है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। Iodine is not easily introduced into the benzene ring directly, but when benzene diazonium salt solution is react with Ki, तब यहां से क्या बनेगा, पहले N2 बाहर आएगी, KCl बाहर आएगा और I का अटैक होगा और क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन भी बन गया है। अब बच गया कौन बताओ, फ्लोरोबेंजीन। तो नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। तो ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड,
ये है फ्लोरो, ये देख रहे हो आप, फ्लोरोबोरिक एसिड। नाम क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड। पहले यहां से बाहर आएगा HCl और ये बनाएगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। और याद करो, सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, यही एक डाइएजोनियम सॉल्ट है जो रूम टेम्परेचर पर बताओ क्या है? स्टेबल है। फिर उसके बाद उसको हीट करोगे तो हीटिंग पर वो डिकम्पोज होकर या ARF बनाएगा, ये रहा फ्लोरोबेंजीन, और BF3 और कौन सी गैस बाहर निकालेगा? N2। याद है इस रिएक्शन का नाम क्या है? बाल्च-सीमान रिएक्शन। और जब अपन हेलोजन एक्सचेंज पढ़ रहे थे तब एलिफेटिक फ्लोराइड बनाया था, तब उसका नाम था स्वार्ट रिएक्शन। याद है? तो अब सब बन गए हैं। ब्रोमो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन बने सैंडमेयर और गाटरमान में। बेटर किस में बने? सैंडमेयर। फिर यहां KI के साथ रिएक्शन होकर आयोडोबेंजीन बन गया और इस बाल्च-सीमान रिएक्शन में ये फ्लोरोबेंजीन बन गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। मतलब N2 जो ग्रुप है N2 प्लस या डाइजोनियम ग्रुप है, वो रिप्लेस होगा किससे? H से। बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो सब चले जाएंगे और H कनेक्ट होगा तो बताओ क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन। तो इसका मतलब मैं इसको रिप्लेसमेंट बाय H या ऐसे लिख दूं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ध्यान रखना। अब इसमें क्या क्या अपन ले रहे हैं, कौन कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, वो थोड़ा सा जनरली एक आइडिया होना चाहिए। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड इथेनॉल reduce diazonium salt to benzene and themselves get oxidized to phosphorus acid and ethanol। मतलब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे, ये रहा, ये है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2, ये नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल। क्लियर? अब बताओ इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो यहां क्लियर नोट क्या हुआ है? रिड्यूस डाइएजोनियम सॉल्ट टू बेंजीन एंड देमसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज होंगे और इसका क्या करेंगे? रिडक्शन। तो इसमें बताओ क्या ऐड होगा? H। इनका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इनको रिड्यूस हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है, H आएगा और इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये देखो क्या बना? H3PO3 बना। और इसका जब सब बच्चों को याद है, अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ क्या बनेगा? इथेनॉल। और बताओ यहां से एक H, यहां से भी H, तो ये बताओ क्या बन गया? ARH मतलब बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, हर स्टूडेंट को ये दोनों रिएक्शन याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस रिएक्शंस में ये पूछा जा सकता है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, और क्या बनता है इसमें बताओ? बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप ऐड होगा और N2 प्लस बाहर होगा। ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाटर, तो यहां से HCl बाहर और OH का अटैक हुआ, ये फिनॉल बना। क्या बना? फिनॉल। फिनॉल बनाने का अच्छा मेथड है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप आएगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, पहले यहां से HCl बाहर, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, फिर वही कहानी आ रही है यहां पर भी। ये बताओ एग्जिस्ट करता है किस पे? रूम टेम्परेचर पर। बाकी बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट होते हैं वो 273 केल्विन से 278 केल्विन पर एग्जिस्ट करते हैं और बहुत कम समय तक रहते हैं। इनको स्टोर्ड नहीं कर सकते हैं, जब इनको यूज करना होता तब हम उसी समय उनको प्रिपेयर करते हैं।
अब इसकी रिएक्शन होगी NaNO2 के साथ, तो बताओ ये नाइट्रो ग्रुप पुटअप होगा और N2 बाहर आ जाएगी, और N2 बाहर और यहाँ NaBF4 बाहर, ये रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन, सेकेंड टाइप जो था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप। इसमें डाईएजो ग्रुप रिटेंड होगा, मतलब यूं का यूं रहेगा, वो एलिमिनेट होकर बाहर नहीं जाएगा। इसी का दूसरा नाम है कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन का बेसिक थीम क्या है वो हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। बेंजीन डाइज़ोनियम जो सॉल्ट है उस पर आप देखें, अगर बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये रहा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये जो आपके पास N2 है, इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पे भी रहता है और इस पे भी। फिर ये रेजोनेंस करता है, इसी अभी अपन ने देखा भी था कि एरोमेटिक डाइज़ोनियम स्टेबल एंड एलिफेटिक डाइज़ोनियम नॉट एग्जिस्ट, तब मैंने आपको बताया भी था। ये रेजोनेंस करेगा फिनाइल के साथ, तो यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा और यहां पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मूव होता है और फिनाइल पर भी पॉजिटिव चार्ज मूव होता है। इसका मतलब मैं आपको कह सकता हूं बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। यस, किस तरह से बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब हुआ कि जो कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन इज ए एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट जो होता है या बेंजीन डाइज़ोनियम होगा, वो एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। अब रिएक्शन करवाएंगे, तो बताओ फिनॉल के साथ है पहला रिएक्शन, कौन सा है? फिनॉल के साथ। तो बताओ फिनॉल में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? ऑर्थो और पैरा पे। तो ये देखो आप, पैरा पे अटैक हुआ है, पैरा वाला मेजर बनेगा, तो ये रहा यहां से HCl बाहर और ये पैरा पे अटैक, ये रहा फिनॉल, फिनॉल के पैरा पर ये डाइएजोनियम ग्रुप ऐड हो गया। अब इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका जो कलर है वो ऑरेंज है और ये एक डाइज बन गई है। तो फॉर्मेशन ऑफ डाइज भी बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं और ESR रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये रियल में ESR ही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि यहां जो मीडियम है वो आपने बेसिक क्यों लिया? मतलब माइल्ड बेसिक लेना चाहिए। कैसा? माइल्ड बेसिक। रीजन क्या है कि जैसे आप माइल्ड बेसिक लोगे तो फिनॉल जो है वो डिसोसिएट होकर फिनॉक्साइड आयन बना सकता है, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो फिनॉल के कंपेयर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कपलिंग रिएक्शन बहुत अच्छी होगी। लेकिन कैसा मीडियम लेंगे? माइल्ड बेसिक, राइट? तो ये फिनॉल के साथ रिएक्शन हो गया। ठीक उसी तरह से एनिलीन लिया मैंने, तो एनिलीन में भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा। मेजर कहां बनेगा? पैरा। ये रहा सेम, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक हुआ, ये रहा HCl बाहर और ये बन गया। क्लियर? तो ये है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, ये रहा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक्चुअल में एजोबेंजीन होता है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये है हमारे पास पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसका कलर कैसा होता है? येलो, इसलिए इसको येलो डाइज बोलते हैं, और इसका कलर ऑरेंज होता है, इसलिए ऑरेंज डाई बोलते हैं, ऑरेंज डाइज बोलते हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन और आ जाए तो यहां साफ साफ एक नोट किया हुआ है, वो आप देख लें। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अब कोई नया आ जाए मान लो इसमें, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल है। इसमें इस रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल बने हैं, ये जितने अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जितने अच्छे इलेक्ट्रोफाइल ये होंगे, उतना रेट ऑफ ESR फास्ट होगा। और यहां पर बताओ, ये यहां जितना +M होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा, या जितना अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एंड लास्ट टॉपिक, इंपोर्टेंस ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या इंपोर्टेंट है डाइज़ोनियम सॉल्ट का? कि सर आपने डाइज बना दी हैं
बहुत बड़ा काम किया डाइस बना के? नहीं, इसका इंपॉर्टेंट अलग है। हम ऑर्गेनिक के बहुत सारे रिएक्शन डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन नहीं बनाए जा सकते। आप हेलोजिनेशन करोगे तो कभी भी आपको फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन नहीं मिलेंगे, मतलब आप किसी और मेथड से भी इनको आसानी से नहीं बना सकते हो। जबकि हमने बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन दोनों आसानी से बना दिए थे। इसीलिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बेंजीन के ऊपर सीएन ग्रुप को पुटअप करना। आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लेना एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कभी भी बेंजीन के जस्ट ऊपर सीएन ग्रुप पुटअप नहीं होता है। मतलब बेंजोनाइट्राइल जो बनता है वो डायरेक्ट कभी नहीं बनता बेंजीन से, बहुत मुश्किल से बनता है। और कोई रिएक्शंस हमारे है ही नहीं अभी 12th क्लास तक ऐसा जिसमें ये डायरेक्ट सीएन ग्रुप जो है वो बेंजीन पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। बच्चों का डाउट होगा सर वो बेंजाइल पर हो जाता है। हाँ, मैं भी कह रहा हूं वो बेंजाइल जो क्लोराइड होता है फिर उसकी केसीएन के साथ रिएक्शन करते हैं वो तो हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट बेंजीन से डायरेक्ट सीएन ग्रुप कनेक्ट नहीं होता है। जबकि बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट से आराम से साइनोबेंजीन इजीली प्रिपेयर्ड होता है। बस ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं किसके? डायोजेनियम सॉल्ट के। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। तो मैं यहां से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर क्वेश्चंस के 3 पूछे गए हैं, ए, बी और सी। देखिए आप, क्लियर? मैं यहां पर आंसर नोट करता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा, तो आपको बड़ा ध्यान से सुनना है। फर्स्ट, ये रहा इथाइल आयोडाइड और NaCN है या KCN है, तो यहां बताओ किसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा? आई से, और यहां क्या आ जाएगा? साइनाइड। तो इसका मतलब यहां जो बनेगा CH3 CH2 और CN। अब आगे जो है A से B, ये रहा A से B, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बेसिक मीडियम है। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो बेसिक मीडियम में, तो बताओ क्या बनता है? साइनाइड से एमाइड बनता है। क्या बनता है? एमाइड। ये लो एमाइड बना, याद रखना साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है ये रहा। उसके बाद बताओ B से C, NOH प्लस Br2, एमाइड है। एमाइड को Br2 प्लस बेस है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, जिसमें कि मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था कि ये ग्रुप एलिमिनेट कर दो तो क्या बन गया इसमें बताओ? CH3 CH2 और NH2, अमाइन बन गया 1 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मैं इसके आंसर हटा रहा हूं, सेकंड पे आऊंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट CuCN, अभी अभी समझाया था आपको, यहां कौन पुटअप हो जाएगा? N2 बाहर आ जाएगी और CuCl बाहर, और कौन आ जाएगा? CN, मतलब बेंजोनाइट्राइल बनेगा। उसका हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में हुआ तो क्या बनेगा? बोलो, साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हुआ, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस नहीं है, तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा। फिर उसका हीटिंग करेंगे तो बताओ वहां से वाटर एलिमिनेट होकर क्या बनेगा? एमाइड बनेगा। तो अब मैं यहां सेकंड का आंसर नोट कर रहा हूं, ये बताओ क्या होगा? आप ही बताओ जल्दी जल्दी। ये हो गया अपने पास N2 गैस बाहर, CuCl बाहर, और यहां हो गया ये रहा बेंजोनाइट्राइल। अब इसका जो बेंजोनाइट्राइल का एसिडिक मीडियम में कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, तो मैंने डिस्कस किया था क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। अब जो बेंजोइक एसिड है उसका एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो पहले सॉल्ट बनेगा, अमोनियम बेंजोएट बनेगा, फिर हीटिंग करोगे तो वाटर बाहर आएगा, तो वाटर बाहर आते ही बताओ क्या बनेगा? एमाइड बनेगा।
नाम है बेंजामाइड। क्लियर? देख लो एक बार, फिर मैं वापस इसको इरेज कर रहा हूं। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा? थर्ड। क्लियर? चलते हैं अब थर्ड पे। बताओ आप थर्ड में क्या होगा? बहुत सिंपल। पहले सर ये आर एक्स है, आर बी आर है, यहाँ साइनाइड पुटअप होगा, फिर साइनाइड का सर रिडक्शन करोगे। याद करो साइनाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा तो अमाइन बनेगा, और अमाइन को HNO2 के साथ रिएक्शन करोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बताओ वही एलिफेटिक, याद आया? एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2 बार आएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा जिसमें शिफ्टिंग होगी, फिर मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो थर्ड में देख लो आपको, ये लो थर्ड। बताओ अब थर्ड में ये क्या बनेगा? ये रहा ये, बोलो। CH3 CH2 CN, हाइड्रोलाइसिस होगा CH3 CH2 CH2 और NH2, ये रहा 1 डिग्री अमाइन। अब यहां पर रिएक्शन होगा, ये HNO2 वाली रिएक्शन है। तो बताओ बेंजीन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, N2 बाहर, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, तो 1 डिग्री बनेगा इंटरमीडिएट यहां से, है ना? फिर ये शिफ्ट होकर 2 डिग्री बन जाएगा, और फिर बताओ एल्कोहल का अटैक होगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर पे। आंसर जल्दी से देख लो एक बार, इरेज कर रहा हूं मैं। अब मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ गया। फोर्थ पे पहले मैं आपको समझा दूं, ये रहा नाइट्रोबेंजीन, Fe+HCl, याद है? नाइट्रो से या NO2 से NH2 बनाने के लिए Fe+HCl बेस्ट होता है, मैंने आपको डिस्कस किया था। तो यहां क्या बनेगा बताओ? ये हो गया एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना। अब बताओ एनिलीन बनने के बाद NaNO2+HCl, ये डाई एजोटेशन है और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये लो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब बताओ B से C में क्या बनाओगे? यहां से एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ हीट कर रहे हो तो हीट करते हैं N2 बार, और वाटर तो यहां से HCl बार और OH का अटैक होगा, तो C बताओ क्या बनेगा? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। ये रहा, क्लियर हो गया C। ये भी सब कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? आंसर देख लो एक बार जल्दी से। अब मैं इरेज कर रहा हूं। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। चलिए 5 नंबर बताइए आप। 5 नंबर में एसिड है और अमोनिया प्लस हीटिंग है, तो पहले सॉल्ट बनेगा, फिर हीटिंग से वाटर बाहर आएगा और एमाइड बनेगा। एमाइड का Na सोडियम हाइपोब्रोमाइड, याद आया? हॉफमैन ब्रोमाइड होगा, और एमाइड से क्या बनेगा? एमाइन, और एमीन से फिर बताओ क्या बनेगा? NaNO2+HCl। तो बनाओ अब आप, इसमें क्या बनेगा? ए बनेगा CH3 और CONH2। क्लियर? अब यहां पर होगा हॉफमैन ब्रोमाइड, ये बन गया CH3NH2। अब मिथाइल अमाइन का NaNO2+HCl के साथ रिएक्शंस है, तो यहां पर मिथाइल एल्कोहल और ईथर बनता है, दोनों बनते हैं इसमें, मिथाइल एल्कोहल और ईथर। तो जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें मिथाइल एल्कोहल ही दिया हुआ है, तो आपको यही एनसीईआरटी से ही फॉलो करनी है, इसलिए मिथाइल एल्कोहल बनाना है। नेक्स्ट है अपने पास 6 नंबर।
नाइट्रोबेंजीन 6 नंबर को मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। ये रहा Fe पे वही एनिलीन बनेगा, HNO2 बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है और 273 केल्विन है। फिर उसके बाद फिनॉल के साथ तो कपलिंग रिएक्शन होगा और डाइस का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ इसमें अब ये क्या होगा, FeHCl। तो जल्दी से, ये तो सब स्टूडेंट को याद ही है, क्या होगा ये बताओ। ये होगा एनिलीन, बहुत सिंपल। और अब HNO2 के साथ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या एजोटेशन बोलते हैं इसको, ये बन जाएगा HNO2। अब यहाँ कपलिंग रिएक्शन होगा B से C में, ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें बेंजीन डाइजोनियम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। फिनॉल में अटैक कहाँ होगा, पैरा पे। तो बताओ अब पैरा पे अटैक करवाएंगे, ये आंसर होगा बेंजीन N डबल बॉन्ड N और ये लो OH। क्लियर, ये है। अब इसका नाम बताओ, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये डाइज बनेगा, यस। कलर कैसा है इसका, ऑरेंज डाई है, ये ध्यान रखना। क्लियर, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं।